हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 13.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में हम आलेखों से रूबरू होंगे। इस अध्याय का नाम ही है आलेखों से परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इस अध्याय में हम रेखा आलेख यानी कि लीनियर ग्राफ के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर ग्राफ का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि सुबह 6 बजे, 10 बजे, फिर दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे जो तापमान है वो कितना डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा है, जो हर आंकड़े है, उसको वर्गांकित कागज पर एक बिंदु द्वारा जो है अंकित किया गया है और बाद में जो है बिंदुओं को रेखाखंडों से मिला दिया गया है। इसलिए इसे हम रेखा आलेख यानी कि लीनियर ग्राफ कहते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली 13.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। यानी कि एक पेशेंट को जो है कितना फीवर रहा है, प्रत्येक घंटे जो है उसकी मॉनिटरिंग की गई है और उसे नोट किया गया है। इसी के आधार पर हमें यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह से है, देखिए आप यहाँ पे जो है नीचे में आपको समय दिया गया है 9 बजे, फिर सुबह 10 बजे, 11 बजे और फिर दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और फिर शाम 3 बजे। ठीक है, यहाँ पे जो है तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। शुरुआत यहाँ से हुई है, मिनिमम जो है 34 डिग्री सेल्सियस से शुरू किया गया है, फिर 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री और ये 39 डिग्री। आप देखेंगे कि 34 और 35 के बीच में एक गैप भी दिख रहा होगा। तो ये जब 34 है और ये 35 है तो ये हो जाएगा 34.5, ये 35 और उसके बाद 36 के बीच में, 35 और 36 के बीच में भी एक गैप आपको दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा 35.5। ठीक है, इसी आधार पर हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो आप देख सकते हैं कि दोपहर 1 बजे यहाँ पे डेटा है। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा जाएंगे तो डॉट आपको यहाँ पे मिलता है और इसके सामने जब आप देखते हैं तो दिखता है कि ये 36 और 37 के ठीक बीचों बीच है, यानी कि ये हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। 36.5 डिग्री सेल्सियस। बी नंबर में क्या है, रोगी का तापमान 38.5 कब था। तो यहाँ पे देखिए ये 38 है और ये 39 है, तो इन दोनों के बीच में होगा 38.5। कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है। अब इसी डॉट से नीचे आप उतर जाएं, आपको दिख जाएगा समय भी। ये देखिए 12 बजे का समय है। कितना बजे, दोपहर 12 बजे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोपहर 12 बजे। ठीक है, चलिए इसी का तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे नीचे में दिया गया है, क्या है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये दोनों समय क्या क्या थे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में कि 2 बार, देखिए यहाँ पे भी वही डॉट है और यहाँ पे भी वही डॉट है। तो कितना कितना बजे, ये कितना टेम्परेचर है देखिएगा, 36 और 37 के बीच में है, यानी कि 36.5 यहाँ पे भी है, 36.5 यहाँ पे भी है। तो ये कौन कौन सा समय में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 बजे है और 2 बजे। ठीक है, तो इसका उत्तर सी का यहाँ पे इसके सामने ही लिख देते हैं। ठीक है, दोपहर 1 बजे एवं 2 बजे। ठीक है, दोपहर 1 बजे एवं 2 बजे। डी नंबर प्रश्न है, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। तो 1:30 बजे तो यहाँ पे कोई समय है नहीं, देखिए ये 1 बजे है और ये 2 बजे है, तो इसके बीच वाला हो गया 1:30 बजे। तो 1:30 बजे आप जाकर के देखेंगे तो डॉट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 बजे से 2 बजे के बीच जो है तापमान जस का तस है, न बढ़ा है न घटा है, यानी कि 36.5 यहाँ पे भी वही है। तो 1:30 बजे भी जो है वो क्या है, जस का तस 36.5 ही है, यानी कि 1 से 2 के बीच तापमान में कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहले 36.5। इसका तापमान क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। 36.5 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ हमें यह भी पूछा है कि इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। तो इस निष्कर्ष पर हम कैसे पहुंचे का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष जो है पर स्थित बिंदु दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे को दर्शाने वाले बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि यहाँ पे है ये 1:30 बजे का समय। ठीक है, जब ये 1 बजा है और ये 2 बजा है तो ये क्या होगा, उसके बीच में 1:30 बजा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि
दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे को दर्शाने वाले बिंदुओं से समदूरस्थ है, इसलिए यह दोपहर 1:30 का समय प्रदर्शित करेगा। कौन? ये वाला। ठीक है। इसी प्रकार आप वाई अक्ष पर अगर जाएंगे, ठीक है, तो 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये आ रहा है। यहां पे देखिए, ये 36 और 37 के बीचों बीच आ रहा है यहां पे। ठीक है। तो यह जो है 36.5 डिग्री सेल्सियस को ही प्रदर्शित करेगा। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 1 का ई। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? तो कितना कितना बजे जो है, कौन घंटा में जो है आपको लगता है कि तापमान जो है घट रहा है, यानी कि आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे लगातार दो घंटे रहे हैं जिसमें तापमान जो है उसमें वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई नंबर का। देखिए 9 बजे तापमान कितना था? 35.5 और 10 बजे जो है बढ़ के हो जाता है 36, तो यहाँ पे बढ़ा है ना। तो लिखेंगे प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक इसमें तापमान क्या हुआ है? बढ़ा है। फिर देखिएगा 10 बजे जो तापमान था कितना था? 36 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे बढ़ के हो गया है 39 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे भी बढ़ा है। तो और भी लिख सकते हैं प्रातः 10 बजे से प्रातः 11 बजे तक। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 11 से 12 में जो है तापमान में गिरावट आई है, 39 से घट के वो जो है 38.5 रह गया। फिर यहाँ पे भी नीचे गिरा है 12 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच भी जो है कांस्टेंट ही रहा है। फिर 2 से 3 के बीच जो है इसका तापमान फिर से बढ़ा है, तो 2 से 3 भी हो जाएगा। ये क्या है? दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। यहाँ पे भी तापमान में क्या है? वृद्धि देखी गई है। ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। 1 नंबर में देखिए, ए का 1 नंबर वर्ष 2002 में, और दूसरा नंबर है वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं 2002, 2003, 2004, 2005 और ये 2006, और यहाँ पे जो है बिक्री दिया गया है करोड़ में। तो आप देखेंगे जैसे कि 2002 में कितना करोड़ की बिक्री हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2002 के सामने जो डॉट है वो 4 करोड़ को दर्शाता है। तो 2 का ए का पहला नंबर 2002 में कितना करोड़ का बिक्री हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 करोड़ की बिक्री हुई है। ठीक है, ये आंसर हो गया। वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई, तो 2006 में आप जाएं, इसके सामने जाएंगे तो डॉट यहाँ पे मिलेगा, बिंदु यहाँ पे मिलेगा, इसके सामने ऐसे चले आए आपको दिख जाएगा कितना करोड़ की बिक्री हुई है, 8 करोड़ की। तो इसी का ए का दूसरा में क्या आंसर होगा? 8 करोड़। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बी में क्या प्रश्न पूछा है? पहला है 2003 में और दूसरा है 2005 में कितनी बिक्री थी। तो यहाँ पे हमें 2003 और 2005 का बताना है, तो बी का पहला का आंसर यहीं पे लिख देते हैं। 2003 में पूछा है, तो 2003 में कितना है, आप 2003 के सामने जाकर देखें तो यहाँ पे कितना है, 6 और 8 के बीच में है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 6 है और ये 8 है तो ये 7 होगा, तो ये हो जाएगा 7 करोड़। ठीक है। चलिए, बी का दूसरा में था कि 2005 में कितना बिक्री हुआ, तो 2005 यहाँ पे है, इसके सामने आप चले जाएं, ये देखिए बिंदु यहाँ दिख रहा है, इसके सामने यहाँ पे आके देख सकते हैं 10 करोड़ है। कितना है? 10 करोड़। चलिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 करोड़। ठीक है, ये 10 करोड़ ही होगा, 8.5 करोड़ नहीं होगा। अगर किताब में 8.5 करोड़ आंसर दिया है तो वो सही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2005 में जो है ये पूरा यहाँ तक दिखा रहा है कि उसकी जो बिक्री हुई है यहाँ तक दिखा रहा है, और ये जो है 10 करोड़ के ठीक सामने है, तो यहाँ पे 10 करोड़ हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सी क्या है, देखिए, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। 2002 और 2006 में कितना अंतर था वो हमें बताना है। तो 2006 में कितना सेल हुआ है, देखिए 8 करोड़, और 2002 में कितना हुआ है, 4 करोड़। तो 8 में से 4 घटा दीजिए, तो 4 करोड़ का ही अंतर है। ठीक है, तो हो जाएगा 4 करोड़। चलिए, इसी में प्रश्न डी है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था।
चलिए, तो प्रश्न डी क्या है कि किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो यहाँ पे आप पहले देखिए 2002 में कितना है 4 और 2003 में है 6.5, तो अंतर कितना का है 2.5 का अंतर है। 3 में देखिए कितना है 6.5, यहाँ तो घट गया है, कितना आ गया है 6, तो यहाँ पे सिर्फ 0.5 का अंतर है। 2004 में आप देखेंगे तो कितना है 6 है, और 2005 में सीधे पहुंच गया है कितना पे 10 पे, तो यहाँ पे अंतर जो है 4 करोड़ का है। इसी तरह से 2005 और 2006 में अगर देखेंगे तो 2005 में जो है 10 करोड़ था, 2006 में जो है आ जाता है 8 करोड़, तो यहाँ पे 2 करोड़ का ही फर्क है। सबसे ज्यादा जो अंतर आया है वो 2004 और 2005 में आया है ना। तो डी का उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ष 2004 तथा 2005 में 4 करोड़ का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 6 करोड़ था 2004 में, और 2005 में सीधे 10 करोड़ हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले आलेख को यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे प्रारंभ में क्या है देखिए, ऊंचाई यहाँ पे दी गई है सेंटीमीटर में। जब ये 2 है और ये 4 है तो यहाँ पे बीच में 3 है, यहाँ पे जो है 1 होगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 है, ये 6 है तो ये 7 है। इस तरह से देखिए पहले सप्ताह में जो है इसकी ऊंचाई जो है, पहले जो पौधे की ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरा पौधा जो है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई प्राप्त करता है। 2 सप्ताह के बाद अगर आप देखें तो दोनों की ऊंचाई जो है बराबर बराबर दिख रही है, और वो है 7 सेंटीमीटर। 6 और 8 के ठीक बीचों बीच आता है, तो 7 सेंटीमीटर दोनों की लंबाई होती है 2 सप्ताह के बाद। तीसरे सप्ताह में जो ए पौधा था, ठीक है, जो यहाँ पे पहले सप्ताह में ऊंचाई पे गया, फिर दूसरे में बराबरी पे आ गया, तीसरे में इसकी ऊंचाई फिर घट जाती है, और ये रह जाता है केवल कितना, देखिए यहाँ से 9 सेंटीमीटर तक पहुँचता है। और जो दूसरा पौधा है प्रारंभिक में जो है पहले सप्ताह ये पिछड़ता है, दूसरे में बराबरी करता है, और तीसरे सप्ताह में जो है उससे ऊंचाई पे पहुंच जाता है, और ये हो जाता है 10 सेंटीमीटर का, जबकि वो 9 सेंटीमीटर तक ही पहुंच पाता है। अब आइए इसी से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, एक एक करके सबको हल करेंगे। क्या कहता है, पहला, ए का पहला 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद ए की ऊंचाई कितनी थी। तो ए को अगर हम देखें तो 2 सप्ताह के बाद इसकी ऊंचाई कितनी थी, 2 सप्ताह के बाद यहाँ था ये 7 सेंटीमीटर, और 3 सप्ताह के बाद जो है ये पहुंच गया आपका 9 सेंटीमीटर। कितना, 8 और 10 के बीच में 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 सप्ताह के बाद जो है ये 7 सेंटीमीटर था, पहला नंबर का आंसर होगा ये। और दूसरा नंबर का कि भाई 3 सप्ताह के बाद ए की ऊंचाई कितनी पहुंची, तो 3 सप्ताह के बाद जो है ए की ऊंचाई पहुंच चुकी है 9 सेंटीमीटर पे। कितना पे, 9 सेंटीमीटर पे। पौधा ए जो है आप देख सकते हैं इस तरह से जो है डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ठीक है। 2 सप्ताह के बाद इसकी ऊंचाई कितनी है देखिए 7 सेंटीमीटर, 6 और 8 के बीचों बीच जाता है ये, और 3 सप्ताह के बाद इसकी ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर हो जाती है। तो क्लियर है ये। दूसरा प्रश्न लेते हैं, बी नंबर में क्या कहता है, 2 सप्ताह बाद पहला नंबर पे और दूसरा नंबर पे 3 सप्ताह बाद बी पौधे की ऊंचाई कितनी थी। तो हमने देखा था कि दूसरे सप्ताह जो है दोनों की ऊंचाई क्या थी, बराबर थी, तो इसका भी 7 सेंटीमीटर होगा। और 3 सप्ताह बाद जो है बी पौधा 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊंचा था, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बी पौधा जो है यहाँ पे ब्लैक लाइन से, ये वाला से लाइन से दिखाया गया, डॉटेड लाइन नहीं है ये एक सरल रेखा है। तो 2 सप्ताह के बाद ये भी कितना था, 7 सेंटीमीटर ही था देखिए यहाँ पे, और 3 सप्ताह के बाद यहाँ तक था, ये 9 है तो ये क्या है देखिए 10 के ठीक सामने, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है आंसर में, 7 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर। सी में आते हैं, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो तीसरे सप्ताह में आप देखेंगे ध्यान से तो ए पौधे की ऊंचाई जो है दूसरे सप्ताह में कितनी थी 7, और तीसरे सप्ताह में ये 9 पर पहुंचा, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ी है, 7 से 9 तक गया है, तो कितना सेंटीमीटर बढ़ा है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। डी नंबर है क्वेश्चन, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो आप देखेंगे कि दूसरे सप्ताह में दोनों 7-7 पे था,
जो बी वाला पौधा था वो 10 तक पहुंच जाता है, तो 7 से 10 पे पहुंचा, यानी कि 3 सेंटीमीटर उसमें बढ़ोतरी हुई, है ना। देखिए दूसरे सप्ताह में कहाँ पे था, दोनों तो 7 पे ही था, लेकिन बी पहुंच जाता है तीसरे सप्ताह के अंत में कहाँ तक, 10 तक। तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी इसमें होती है, वही आंसर लिखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। तो पहले सप्ताह में तो था केवल 1 सेंटीमीटर, और दूसरे सप्ताह में जो है पहुंच गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर का फर्क पड़ा। और तीसरे सप्ताह में जो है 7 से 9 गया तो 2 ही सेंटीमीटर का फर्क पड़ा। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्ज हुई है वो पहला से दूसरा सप्ताह, यानी कि दूसरे सप्ताह में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुई। यहाँ पे पहला सप्ताह में केवल 1 सेंटीमीटर था और दूसरे में पहुंच गया कहाँ तक, 7 सेंटीमीटर तक, यानी कि 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई दूसरे सप्ताह में। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा सप्ताह। क्वेश्चन नंबर ई है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। तो वापस आके देखिए आप, पहले सप्ताह में जो ए है वो 2 सेंटीमीटर तक पहुंचा था और दूसरे सप्ताह में पहुंच गया था 7 सेंटीमीटर पे, यानी 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई। और तीसरे सप्ताह में 7 से ये 9 पे पहुंचा, 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई। तो सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो दूसरे सप्ताह में 5 सेंटीमीटर ज़्यादा ये बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा सप्ताह। चलिए एफ नंबर क्या है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो जो बी पौधा है पहला सप्ताह में केवल 1 सेंटीमीटर है और दूसरे सप्ताह में जो है ये पहुंच जाता है 7 सेंटीमीटर पे, यानी 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती है। और फिर तीसरे सप्ताह में 6 से 10 पे पहुंच जाता है, 4 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती है। तो किस सप्ताह में सबसे कम इसकी जो है ऊंचाई बढ़ी है, तो हम बोलेंगे पहला सप्ताह में। पहला सप्ताह में केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला सप्ताह। क्या हो जाएगा, पहला सप्ताह। अगला है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। जी हाँ, दोनों पौधों की ऊंचाई यहाँ पे देख रहे हैं कि समान है। और ये कौन सा सप्ताह है, तो ये है दूसरा सप्ताह। तो लिखेंगे हाँ, दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। चलिए अगला प्रश्न लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। एक था फोरकास्ट दिया हुआ था कि कितना तापमान रह सकता है, और फिर एक्चुअल तापमान जो है वहां पे दिया गया। और इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था, मतलब जितना फोरकास्ट किया गया था उतना ही तापमान एक्चुअल में था। तो ये ग्राफ देखना पड़ेगा अगले पृष्ठ पर। तो प्रश्न हमारा था कि किस दिन जो है पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान समान था, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूर्वानुमानित जो है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है और जो वास्तविक टेम्परेचर है वो सरल रेखा से दिखाया गया है। तो आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगलवार को वास्तविक और पूर्वानुमानित दोनों जो है समान समान दिख रहा है। कौन सा दिन पे है ये है एक मंगलवार को, ठीक है। तो इसका ए में आंसर हो जाएगा आपका मंगलवार। एक आंसर तो हो गया। और आप ध्यान से देख लें, और किसी दिन ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को भी जो पूर्वानुमान किया गया था वही एक्चुअल तापमान भी रहा है ना। तो शुक्रवार को भी ऐसा हुआ है। दोनों जो रेखाएं हैं जब एक ही डॉट पे आके मिल रही हैं तो समझिए कि दोनों क्या है, बराबर है। तो मंगलवार और शुक्रवार को भी जो पूर्वानुमान किया गया वही एक्चुअल में तापमान रहा। उसके बाद देखिए शनिवार को दोनों अलग अलग है, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार को भी दोनों अलग अलग है, बुधवार को भी दोनों अलग अलग है, मंगलवार को दोनों एक ही डॉट पे था, एक ही बिंदु पे था, सोमवार को भी अलग अलग है। आगे आप रविवार में देखेंगे ध्यान से तो दोनों एक ही बिंदु पर है। तो यहाँ पे भी समान रहा है, जो पूर्वानुमानित था वही वास्तविक रहा है। तो यहाँ पे रविवार भी हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा आ चुका है कि कौन कौन सा दिन में जो है पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान समान था। तो मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, क्योंकि इसमें दोनों की जो डॉट लाइन है, दोनों का जो डॉट है यानी कि बिंदु है वो समान है। दूसरा प्रश्न क्या है, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। पूर्वानुमान वाला सबसे अधिक सप्ताह में कौन सा दिन था वो बताना है। तो ग्राफ में जब आप वापस आते हैं तो आपको बताना है कि पूरे सप्ताह में जो पूर्वानुमानित तापमान था वो सबसे अधिक कब था। तो पूर्वानुमानित जो है आप देखेंगे इस तरह से डॉटेड लाइन से है, और सबसे ऊंचाई पे कब है देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो अनुमानित तापमान था वो कब था। देखिए
सबसे ऊंचाई पे यही है 35 डिग्री सेल्सियस। और ये था रविवार को। कब था? रविवार। तो जैसा कि हमने देखा कि बी में था कि सप्ताह में सबसे अधिक जो तापमान पूर्वानुमानित था वो क्या था, तो पूर्वानुमानित तापमान डॉटेड लाइन से है और इसकी ऊंचाई सबसे अधिक जो है यहाँ पे दिख रही है ना। और ये कितना था? 35 डिग्री था सबसे अधिक तापमान जो पूर्वानुमानित था, हालांकि एक्चुअल में भी 35 ही रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। इसी का सी नंबर जो प्रश्न है वो क्या है कि सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। तो सी में हमें बताना है कि वास्तविक में जो न्यूनतम तापमान है पूरे सप्ताह में कौन सा दिन था। तो सबसे नीचे जो आपको दिखेगा वास्तविक तापमान ये वाला है, क्योंकि वास्तविक जो है इस रेखा से दिखाया गया है, सबसे नीचे यही है ना। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों। तो दोनों ही दिन क्या रहा है? 15-15 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम तापमान जो है वास्तविक में क्या रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए इसी में आगे जो है डी नंबर में क्या पूछता है, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। मतलब कौन सा दिन ऐसा था जिसमें जो फोरकास्ट था और रियल में जो टेम्परेचर था उसमें बहुत ज्यादा अंतर था, है ना। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा दिन में सबसे ज्यादा अंतर था। देखिए, सोमवार को अनुमान क्या किया था? 15 रहेगा, गया है 17.5। मंगलवार को पूर्वानुमान किया था कि 20 रहेगा, 20 ही रहा है। बुधवार को अनुमान किया था कि लगभग 22.5 होगा, है ना। ये तो कितना दिखाता है? नहीं, 25 का अनुमान था। ये अनुमान कितना है? 25 का, और रहा था कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ 5 का फर्क है। बृहस्पति में देखिएगा अनुमान कितना किया था? अनुमान किया था कि लगभग 22.5 रहने वाला है, लेकिन उस दिन टेम्परेचर कितना रह गया? सिर्फ 15 रह गया। तो यहाँ पे लगभग 7.5 का फर्क आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा अंतर है, आप इससे भी समझिए। यहाँ पे अंतर बस इतना सा है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे इतना है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा अंतर आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं, यहाँ पे है 2 घर का अंतर, यहाँ पे देखिए 1 2 3 घर का अंतर है। तो इतना अंतर और किसी दिन दिख नहीं रहा है। सबसे ज्यादा अंतर कब दिख रहा है? बृहस्पतिवार को। उस दिन जो है अनुमान किया गया था कि तापमान रहेगा लगभग में 22.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक्चुअल में वो रहा केवल 15 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो अंतर दिख रहा है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, 1 2 3 घर का अंतर चला गया, और कहीं पे भी 2 घर से ज्यादा का अंतर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे 2 घर का अंतर है, यहाँ पे 2 घर का अंतर है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अंतर दिखा है पूर्वानुमानित और वास्तविक टेम्परेचर में, तो वो है बृहस्पतिवार का दिन। तो यहाँ पे लिख देंगे बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। क्लियर है। इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहाँ पे कर लिया है हल। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न तालिका प्रयोग कर रैखिक आलेख बनाइए। ए नंबर में है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं 2003, 2004, 2005, 2006, और 2003 में जो है 8 दिन हिमपात हुआ है, 2004 में 10 दिन हुआ है, 2005 में 5 दिन हिमपात हुआ है, और 2006 में जो है 12 दिन हिमपात हुआ है। इसे हमें रैखिक आलेख द्वारा दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस तरह के जो स्क्वायर कॉपी आती है इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 अक्ष बनाएंगे। सबसे पहले जो अक्ष है यहाँ पे हमारा एक्स अक्ष इस तरह से बनाएंगे, ये क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और दूसरी तरफ जो है हम वाई अक्ष को बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर होता है, ऊपर की तरफ होता है, इसको हम वर्टिकल अक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाई अक्ष हो गया हमारा। और ये जो है इसका मूल बिंदु है जहां पे दोनों अक्ष मीट करते हैं। इसकी वैल्यू हम 0 मानकर चलते हैं। यहाँ पे हमने वर्ष लिखा है 2003, 2 घर छोड़ के हमने लिखा है। यहाँ पे ये हमारा 2003 है, ये 2004 है, ये 2005 है, और ये 2006 है। और यहाँ पे दिनों की संख्या है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यानी कि इसके बीच में जो है 2 का गैप है। ठीक है, तो ये जो है 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, ये 2 के बाद 4 यहाँ हमने लिखा है, तो ये 5 हो जाएगा, 6 8 और फिर 10। इस तरह से हमने लिखे हुए हैं 12 तक। ठीक है, आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 2003 में जो हिमपात हुआ है वो कितने दिनों तक हुआ है? 8 दिनों तक हुआ है, कुल 8 दिन हुए हैं। 2003 में जो हिमपात है कुल 8 दिन हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे 2003 में, और इसके सामने वाली रेखा में जो है 8 तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? 8 तक।
8 के सामने यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हम एक डॉट बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 2003 का हो गया। उसके बाद 2004 में जो है 10 दिनों तक कुल जो है हिमपात हुआ है, तो 2004 ये हो गया। इस लाइन से हम सीधे आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक? 10 तक बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 10 आ जाता है, तो यहाँ पे हम डॉट बना लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है 2005 में कुल 5 दिनों तक हिमपात हुआ। तो 2005 में देखिए ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 4, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 6 है, तो 4 और 6 के बीच में क्या होगा? तो 5 होगा, तो यहाँ पे हम डॉट बना लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? 2006 में कुल कितने दिन हिमपात हुआ है? 12 दिन। तो 2006 के सामने चलते चले जाएं, कहाँ तक जाना होगा आपको? 12 तक इस लाइन पे आगे बढ़ते जाएं। ये 2006 का लाइन है, और यहाँ पे आने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये 10 है, तो ये 11 है, और ये क्या है? 12 है। थोड़ा कॉपी में जगह कम पड़ रहा है, तो आप समझ लें कि ये जो है आपका 12 है, ये वाला लाइन जो कट गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? स्केल की मदद से इन सारे डॉट को जो है मिला देंगे। ये सारे बिंदुओं को क्या करेंगे? आप मिला देंगे। इस तरह से एक सरल रेखा खींच देंगे यहां से यहां तक। उसके बाद जो है ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसे जो है आप इससे इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का जो है आपके पास ग्राफ आपको जो है बनके मिल जाएगा। आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, और आगे 5 का बी नंबर में क्या है? विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में इस तरह से है। 2003 में पुरुषों की संख्या जो थी वो 12,000 और स्त्रियों की जो संख्या थी 11,300। इसी तरह से 2004 में पुरुषों की संख्या 12,500 यानी कि 12,500, और यहाँ पे 11,900 इस तरह से दिया गया है। इसे भी हमें जो है एक रैखिक आलेख के द्वारा दर्शाना है। तो डेटा को थोड़ा करते हैं और ऊपर, और आ जाते हैं हम अपने ग्राफ कॉपी में, जो कि कुछ इस तरह से हमने लिखा है। देखिए ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, जहां पे हमने वर्ष दिखाए हैं 2003, 2004, 2005, 2006 और ये 2007। हर दो घर के बाद हमने ईयर को मेंशन किया है। ये 2003 है, ये 2004 है, ये 2005 है, ये 2006 और ये 2007। और ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, और यहाँ पे वाई अक्ष में देखिए यहाँ पे ये तो आपका मूल बिंदु हो गया, और फिर हमने हर दो घर के बाद 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14 ये हमने मेंशन किया है। यहाँ पे स्त्रियों और पुरुषों की संख्या हमने दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 2 ग्राफ बनेगा, 2 रैखिक यहाँ पे हमें पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग 2 रैखिक जो ग्राफ है वो बनाना होगा। तो सबसे पहले हम किसका बनाते हैं? पुरुषों का। पुरुषों का हम लिखते हैं रेड पेन से। ठीक है, पुरुषों की संख्या को हम रेड पेन से लिखेंगे और स्त्रियों की संख्या को हम ब्लू पेन से ही दिखाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं 2003 में। देखिए आप बुक में कितना है? पुरुषों की संख्या 12 है। कितना है? 12 है। तो यहाँ पे देखिए 2003 आ गया, और इसके ठीक सामने सामने ये वाले लाइन में हम कहाँ तक चलते जाएंगे? 12 तक चलते जाएंगे। ठीक है, इस वाले लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद जो है हमें 12 मिल जाता है, तो यहाँ पे हम डॉट इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये 2003 में पुरुषों की संख्या को दिखाता है कि 2003 में जो है 12,000 पुरुष इस गांव में थे। उसके बाद आप देखेंगे कि 2004 में जो है 12.5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2004 में आते हैं, ये वाला लाइन है, इसी लाइन में हम बढ़ेंगे कहाँ तक? 12.5 तक। तो यहाँ पे आगे बढ़ते जाएं इस लाइन में। 12 जहाँ पे आता है देखें ये 12 हो गया, और यहाँ पे जो है देखिए 12 ये है और ये 14 है। तो 12 और 14 के बीच में ये क्या होगा? ये 13 होगा, लेकिन हमें जो है 12.5 दिखाना है। ठीक है, तो ये 12 और ये 13, तो इन दोनों के बीचों बीच में क्या होगा? बोलिए 12.5 होगा। तो ये 12.5 यहाँ पे आएगा, होगा कि नहीं होगा? चलिए ये देखिए 12 था और ये 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 14 है।
तो हर एक घर जो है एक एक के डिफरेंस पे है। तो यहाँ पे हमें 12.5 दिखाना है, तो 12 और 13 के बीच में आ जाएगा 12.5, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 2005 में जो है पुरुषों की संख्या 13,000 है। तो सबसे पहले हम वापस चलते हैं 2005 में और इसके ठीक सामने चलते चले जाएंगे और कहाँ पे जाके रुकेंगे, 13,000 पे जाके रुकेंगे। ठीक है, ये लाइन है, यहाँ पे हमें 12 दिख गया और ये है 14, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 13, तो ये वाला 13 हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2006 में जो है वो है 13.2, यहाँ पे आ जाइए, 2006 आपको दिख गया होगा, इस लाइन पे चलते चले जाएंगे। ठीक है, और कहाँ जाके रुकेंगे, 13.2 में। ये 13 है, यहाँ पे भी अभी हमने किया था मार्क, हमें दिखाना है 13.2। ऐसे देखिए ये 13 है और ये 14 है। अगर आप प्रॉपर ग्राफ कॉपी लेकर आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक में कुल मिला के 10 घर होते हैं, तो ये जो है 13.5 हो जाता है यहाँ तक में। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम 5 हिस्सा में बांटें तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे करीब जो है ये आएगा लगभग में 13.2। 13.2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, आधा से थोड़ा आधा। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा 13.2, 2006 का है ये। और 2007 में जो है आप देख सकते हैं डेटा में कि ये जो है 13.5 रहने वाला है। तो यहाँ पे सीधा इस लाइन पे चलते चले जाएंगे और यहाँ पे जो है 13.5 हमें दिखाना था। ठीक है, तो 13.5 हमारा कहाँ पे आएगा, जब ये हमारा 13 है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये 12 था और ये 14 है, तो 12 और 14 के बीच में क्या आ गया, 13, और 13 और 14 के बीचों बीच आएगा 13.5। ठीक है, तो ये जो है पुरुषों की संख्या हो गई। यहां से इसको ऐसे मिला देंगे, फिर यहां से जो है इसको ऐसा मिला देंगे, फिर यहां से इसको ऐसा मिला देंगे और यहां से इसको ऐसा मिला दीजिए। तो इस तरह से ये पुरुषों की संख्या हो गई। ठीक है, इस ग्राफ के द्वारा। और अब हम जो है स्त्रियों की संख्या को दिखाएंगे। तो स्त्रियों की संख्या सबसे पहले देखेंगे आप ध्यान से, तो 2003 में जो है 11.3 रहा है। तो ये 2003 का लाइन देखिए, फिर से हमें चलना है 11.3 तक, तो ये 10 है, ये 11 है। ठीक है, 11 और 12 के बीच में अगर हम, ठीक है, 11 और 12 के बीच में अगर हम 10 भाग करेंगे तो ये 11.5 आएगा और हमें कितना दिखाना है, 11.3, तो 5 से थोड़ा कम यहाँ तक में आ जाएगा 11.3। क्लियर है, तो कुछ यहाँ तक आ जाएगा, ये 11 है, ये 11.5 होगा, उससे और थोड़ा कम कर लीजिए, यहाँ पे 11 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2004 में 11.9 रहेगा, तो ये 2004 का लाइन और 11.9 पे हमें आना है। ये है 10 आपका और ये है 12, तो इन दोनों के बीच में 11 आ गया। और 11.9 का मतलब है 12 से एक घर कम, यहाँ पे कुछ आएगा आपका 11.9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, 2005 में जो है 13 है। 2005 में कितना है, 13 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2005 ये आपको दिख गया होगा, इस लाइन पे आपको बढ़ते चले जाना है और 13 पे जाके जो है आपको रुकना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 12 है और ये 14 है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 13 होगा, ये वाला ही होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का ही क्या था, 13 था, तो यहाँ पे ब्लू का भी लाइन होगा और रेड का भी लाइन होगा। ठीक है, तो ये 13 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो 2006 में 13.6 है। तो 2006 में वापस आते हैं यहाँ पे और इस लाइन पे जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पे हमें जाना है 13.6 के पास। ठीक है, यहाँ पे हमें जाना है 13.2 में। तो ये देखेंगे आप एक बार अच्छे से, यहाँ पे क्या है, 12 है और ये हमारा है 13। ठीक है, तो यहाँ हमें वर्ष 2006 की अगर बात करें तो पुरुषों के बजाय वर्ष 2006 में आप देख सकते हैं कि महिलाओं की जो संख्या है, स्त्रियों की जो संख्या है 13.6 दिखाया गया है, जो कि हजारों में है ना, 13.6 हजार। ठीक है ना,
चलिए, तो 2005 में आ चुके हैं, तो 2006 में यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 13.6 तक जाना है इस लाइन में हमें। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया 12 और ये 14 है, तो ये 13 हो गया। 13.6 हमें दिखाना है, तो ये कुछ 13.5 यहाँ पे आता है, यहाँ पे लगभग जो है 13.6 का भाग रहेगा। ठीक है, आप अगर प्रॉपर ग्राफ कॉपी लोगे तो वहां पे देखना 13 और 14 के बीच में 10 लाइन होते हैं, तो इसमें से 5 और 1 लाइन ऊपर करके आपको 13.6 डिनोट करना है, दिखाना है। और अंत में 2007 में जो महिलाओं की संख्या है, जो स्त्रियों की संख्या है, वो 12.8 है। तो 2007 में वापस आते हैं। ठीक है, इस लाइन पे सीधा आगे बढ़ते रहें और यहाँ पे हमें दिखाना है 12.8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 12, ये क्या है देख सकते हैं आप इधर से भी, ये 12 है और ये हमारा हो जाएगा 13, क्योंकि 12 और 14 के बीच में 13, लेकिन हमें जो है 13 नहीं दिखाना है, 12.8 दिखाना है, तो इससे 2 घर नीचे यहाँ पे तकरीबन आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12.8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जहां जहां पे भी जो ब्लू बिंदु है उन सबको आप मिला लेंगे, तो ये इस तरह से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से जाएगा, उसके बाद ये फिर इसके पास आएगा और फिर ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से जो है ये डेटा जो है यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे रेड कलर जो है भाई पुरुषों के लिए है, पुरुषों के लिए, और जो ब्लू कलर है, जो ब्लू डॉट्स हैं वो दिखाते हैं स्त्रियों को, स्त्रियों के लिए। क्लियर है, तो इस तरह से हमने जो है ये दोनों ही रैखिक आरेख जो हमें बनाने को कहा गया था, इसे हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आरेख द्वारा दर्शाई गई हैं। तो ये जो आरेख है आपको अगले पेज पर दिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है ये आरेख यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आरेख। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक डाकिया जो है 8 बजे प्रातः निकलता है और फिर हर घंटे उसकी स्टेटस दी गई है कि 9 बजे कहाँ तक पहुँचता है, कितनी दूरी तय करता है, फिर 10 बजे कितनी दूरी तय करता है, 11 बजे कितनी दूरी तय करता है, और फिर दोपहर 12 बजे कितनी दूरी जो है वो तय करता है। तो ये आरेख में दिखाया गया, यहाँ पे समय है और यहाँ पे जो है दूरी किलोमीटर में है। तो हमने इस जो आरेख है इसे तो समझ लिया। अब आइए इससे संबंधित जो प्रश्न है उसे एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 6 का पहला में, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा समय दर्शाने के लिए जो पैमाना है 1-1 घंटा है। 8 बजे के बाद 9 बजे, उसके बाद जो है 10 बजे, उसके बाद 11 बजे, उसके बाद जो है 12 बजे। यहाँ पे आंसर लिखते हैं, ए का जो आंसर होगा आप देख सकते हैं कि ये मूल बिंदु है, यहाँ से 1 2 3 4 इकाई है और 4 इकाई के बाद जो है 1 घंटा हो जाता है। फिर अगले 4 इकाई में 1 2 3 4, फिर 4 इकाई आगे देखिएगा यहाँ पे 1 घंटा और आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है इसका जो पैमाना है 4 इकाई बराबर है 1 घंटा। 4 इकाई बराबर क्या है, 1 घंटा है। ठीक है, देखिएगा बी में क्या कहता है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 बजे जो है उसने प्रारंभ की थी अपनी यात्रा और यहाँ पे उसकी यात्रा जो है जाके समाप्त हो जाती है। ये कितने बजे का समय है, तो आप इसके ठीक नीचे इस तरह से आके देख सकते हैं कि समय क्या रहेगा। आप यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है, इस वाले बिंदु पे पहुंचते हैं। तो ये जो है देखिए 11 और 12 के बीचों बीच ये बिंदु आ रहा है 2 इकाई के बाद, यानी जब यहाँ से 4 इकाई की दूरी पे जो है 1 घंटा होता है तो 2 इकाई की दूरी पे आधा घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में जो है आधा घंटा माना जाएगा। यहाँ देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और यहाँ पे आधा घंटा।
तो 3 घंटा और 30 मिनट, है ना, 3 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3.5 घंटे, 3.5 घंटे ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर हो गया। चलिए सी नंबर में क्या प्रश्न है, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। तो यहाँ पे जो है व्यापारी का जो घर है कुछ यहाँ पे है, क्योंकि यहीं तक उसको जाना था। तो ये जो है कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से 0 से आप देखिएगा इसकी जो दूरी है, यहाँ से आप दूरी इस कॉलम में दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसके सामने देख सकते हैं कि ये कितनी दूरी पे है। तो ये 22 किलोमीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे सी नंबर में हम आंसर लिखेंगे 22 किलोमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन डी क्या है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण कीजिए। आप देख सकते हैं कि डाकिया जो है 10 बजे यहाँ पे पहुंचा था, 16 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी 10 बजे तक। आगे जाकर के जो है यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक तो 11 बजे हो जाएगा, लेकिन इसका आधा जो है यहाँ तक में देखिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 11:30 होता है ये। तो आप देख सकते हैं कि 10 बजे जो है डाकिया यहाँ तक पहुंच चुका था, 16 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली थी। अगले आधे घंटे तक, यहाँ से यहाँ तक तो 1 घंटा है, इसके बीचों बीच आधा घंटा हो जाएगा। अगले आधे घंटे में वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, यानी कि 16 किलोमीटर 10 बजे भी था और 10:30 बजे भी 16 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डाकिया जो है रास्ते में कहीं रुका था, तो इसके जवाब में हम क्या लिखेंगे कि हाँ वो रुका था। हाँ, और कब रुका था, 10 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच में। यहाँ पे देखिए, यहाँ 10 बजे भी वही है दूरी और 10:30 बजे भी वही दूरी है। 10:30 हम कहाँ से लेके आए, 10 और 11 के ठीक बीचों बीच है, तो आधा घंटा होगा। जब 10 और 11 के बीच में 1 घंटे का फर्क है, 4 इकाई है, तो यहाँ तक में 2 ही इकाई है, तो 2 इकाई आधा घंटा हो गया। तो लिखेंगे हाँ प्रातः 10 बजे से 10:30, 10:30 लिख देता हूँ, 10:30 बजे तक। ठीक है, वो रुका था। और आगे इसका ई नंबर में है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो हमें बताना है कि किस अंतराल में जो है डाकिया की स्पीड सबसे ज्यादा थी। तो आप देखेंगे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक में वो 10 किलोमीटर पहुंच जाता है, और 9 से 10 के बीच में जो है 16 किलोमीटर, यानी यहाँ पे जो है 6 ही किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ 10 किलोमीटर। और फिर यहाँ पे देखिएगा 11 से लेके 12 के बीच में जो है वो पहुंचता है 16 से 22, यानी कि 6 किलोमीटर। तो सबसे अधिक कहाँ पे आया, 8 से 9 के बीच। तो क्या होगा, प्रातः 8 से 9 बजे के बीच। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए सभी प्रश्नों को कर लिया है हल। प्रश्न संख्या 7 जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, निम्न आलेखों में कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये रहा हमारा 7 का पहला फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय दिया गया है और यहाँ पे तापमान दिया गया है। ये इसका मूल बिंदु होगा। मान लिया जाए कि किसी निश्चित समय पे तापमान जो है इतना हुआ, फिर समय जैसे जैसे बढ़ रहा है तापमान जो है बढ़ते जा रहा है। ये आमतौर से दिन का समय हो सकता है। मान लिया सुबह 8 बजे तापमान कुछ था, 9 बजे जो है बढ़ गया, 10 बजे और बढ़ गया, 11 बजे और बढ़ गया, 12 बजे और बढ़ गया। आमतौर से गर्मियों में ऐसा होता है कि दिन के समय तापमान जो है सुबह से दोपहर तक, बल्कि दोपहर 3-4 बजे तक बढ़ता ही जाता है। तो ये संभव है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये संभव है। और इसी का उल्टा अगर आप देखेंगे तो रात में क्या होता है, तापमान जो है धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आने लगता है। मान लिया जाए कि रात में करीब 9 बजे जो है तापमान इतना था, उसके बाद 10 बजे और कम हो गया, 11 बजे और कम हो गया, ऐसे करके जो है तापमान जो है गिरते जा रहा है। तो हो सकता है रात के समय जो है तापमान अधिक से क्या होता है, कम की ओर आता है। तो ये भी संभव है, जैसे जैसे रात होते जाएगी वैसे वैसे तापमान क्या होते जाएगा, गिरते जाएगा। तो ये भी क्या है, संभव है। दोपहर दिन में क्या होता है, तापमान हर 1 घंटे के बाद बढ़ते जाएगा, और रात में तापमान क्या होगा,
हर 1 घंटे के बाद जो है घटते जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा आलेख जो है, क्या ये संभव है कि नहीं, इसे हमें अपने विवेक से बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि समय बढ़ नहीं रहा है, एक ही समय पर तापमान जो है बढ़ रहा है। मान लिया जाए ये तो कोई एक निश्चित समय होगा, आगे तो और आलेख में कहीं पे दिखाया नहीं गया है तापमान, सिर्फ एक ही समय पे दिखाया जा रहा है। मान लिया यहाँ पे समय है 10 बजे, तो 10 बजे तापमान कुछ है, फिर 10 बजे तापमान यहाँ भी बढ़ रहा है, फिर 10 ही बजे तापमान यहाँ बढ़ रहा है, फिर 10 ही बजे, मतलब इसी एक ही समय के सामने जो है बार बार तापमान क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक ही समय में तापमान कैसे बढ़ेगा? समय आगे बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तभी तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे क्या है, तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन समय नहीं बढ़ रहा है या समय नहीं घट रहा है, समय कांस्टेंट एक ही जगह पे है। तो ये आलेख जो है सही नहीं है, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही समय पे तापमान जो है बढ़ते जा रहा है, समय आगे नहीं बढ़ रहा है, समय निश्चित एक ही जगह पे है। ठीक है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। चौथा नंबर हम देखते हैं कि यहाँ पे समय जो है क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे तापमान उतना ही है, यहाँ पे भी तापमान उतना ही है, यहाँ पे भी तापमान उतना ही है। समय तो बढ़ रहा है लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रारंभिक समय दिया गया है और अगले 3-4 घंटे 5 घंटे तक जो है मान लेते हैं कि तापमान में ना कोई गिरावट दर्ज हुई और ना ही कोई बढ़ोतरी हुई, तापमान जो है सेम टू सेम रहा। तो चलिए, प्रैक्टिकली तो ऐसा संभव कम दिखता है, लेकिन हाँ हो सकता है कि 3-4 घंटे तापमान में कोई गिरावट या बढ़ोतरी ना हो, कांस्टेंट एक ही तापमान रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसे हम लिख लेते हैं संभव है। और इस तरह से ये प्रश्नावली यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।